Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the wobble hypothesis. In this video we will discuss about central dogma. What is central dogma? The central dogma is the process in which the DNA forms RNA and RNA forms protein. Normally हम क्या देखते हैं कि DNA RNA बनाता है और RNA प्रोटीन बनाता है, इसी को ही सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं. अब इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? Who proposed this concept? So the central dogma was given by again Crick. क्रिक ने वॉबल हाइपोथेसिस भी दिया था, क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा को भी समझाया था. नाउ डीएनए से डीएनए बनना, यानी कि डीएनए को यूज करके, डीएनए के टेम्पलेट को यूज करके डीएनए को बनाना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन. डीएनए को यूज करके डीएनए को बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं. डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन. ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं. यहाँ पे डीएनए से आरएनए बना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और आरएनए से प्रोटीन बना. अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए में बंद है, ये इंफॉर्मेशन आरएनए के पास गई और आरएनए से इसने प्रोटीन बना लिए. यानी कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, सीधे सीधे इंफॉर्मेशन जा रही है. क्लियर? हमें ये पता है कि डीएनए का काम क्या है. डीएनए का काम है कि बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन को कैद करना. आरएनए का काम है जितने भी कैरेक्टर है उनका एक्सप्रेशन कराना प्रोटीन बना के, क्योंकि प्रोटीन अल्टीमेटली आगे बहुत सारी प्रोसेसिंग करेंगे जिसमें एंजाइम का फॉर्मेशन भी आएगा. तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस चल रहा है वो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है. डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, पहले डीएनए से डीएनए बन रहा है, फिर डीएनए से आरएनए बन रहा है, फिर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है. तो ये एक सीधा सीधा प्रोसेस चलता जा रहा है. बट यहाँ पे कई बार क्या देखा जाता है कि यहाँ पे जब आरएनए से डीएनए बनता है, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो प्रोसेस रिवर्स होता है. ये एक्सेप्शन है, ये नॉर्मल तो है नहीं, ये एक्सेप्शन है. तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा प्रोसेस उल्टा चलेगा, रिवर्स चलेगा. तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, तो आरएनए से डीएनए का बनना होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्या होगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर? तो ये जो है ये रेयर केस में देखा जाता है. अब वो कौन से केसेस है यहाँ पे देखा जाता है उनको हम डिस्कस करते हैं. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर. इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है टेमिन एंड बाल्टीमोर. टेमिन का इसमें मेन कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है टेमिनिज्म. क्या बोला जाता है? इसको टेमिनिज्म भी बोला जाता है. ये सबसे पहले देखा गया था राउस सार्कोमा वायरस में. राउस सार्कोमा वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखा गया था. इंपॉर्टेंट है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर इन राउस सार्कोमा वायरस, और इसीलिए टेमिन की डिस्कवरी के कारण इसको क्या बोलते हैं? टेमिनिज्म. क्लियर? अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? ये है एमआरएनए और एमआरएनए से यहाँ पे बनता है डीएनए. एमआरएनए से जो यहाँ पे डीएनए बनता है ये नॉर्मल डीएनए नहीं है. दिस डीएनए इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. क्या बोलते हैं इस डीएनए को? इस डीएनए को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझना है. ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन. ये प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन. और इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है ट्रांसक्रिप्टेज. यहाँ पे हमने एज लगा दिया. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है तो कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. तो क्या होगा?
mRNA जब DNA बनाएगा तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये किस में किया जाएगा, ये किस में किया जाता है, वायरसेस में, ये वायरसेस में देखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान हमें क्या रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जब आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा, जब आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आरएनए को यूज किया जाएगा डीएनए बनाने के लिए, यानी कि आरएनए का टेम्पलेट यूज किया जाएगा, आरएनए को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एज वेल एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइजेशन तो डीएनए का ही होना है, बट किसको यूज करके, आरएनए को यूज करके। तो आरएनए को यूज किया गया है, आरएनए के टेम्पलेट को यूज किया गया, आरएनए को यूज करके डीएनए बनाया जा रहा है। तो जब आरएनए को यूज करके डीएनए बनाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, आरएनए को यूज करके, यानी कि आरएनए पे वो डिपेंडेंट है, बट बना क्या रहा है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली एमआरएनए से डीएनए का बनना। कौन सा डीएनए बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे ये क्यों बनाया जाता है, यहाँ पे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि स्प्लाइसिंग को ओवरकम करने के लिए, यानी कि स्प्लाइसिंग ना करनी पड़े, इसीलिए एमआरएनए से सीडीएनए बनाया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जब यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनेगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको, जब आरएनए से डीएनए बनेगा, नॉट एचएनआरएनए, ये एचएनआरएनए नहीं है, ये नॉर्मल एमआरएनए है। तो यहाँ पे ये जो डीएनए बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस डीएनए में केवल एक्सॉन होंगे, क्योंकि आरएनए में, एमआरएनए में क्या है, एक्सॉन और एक्सॉन है। तो जो डीएनए बनेगा यहाँ पे उसमें भी एक्सॉन होगी, इंट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि एमआरएनए में इंट्रॉन नहीं होते, एचएनआरएनए में इंट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है, क्लियर। यहाँ पे किसकी जरूरत नहीं है, स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, मान लीजिए ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, और ये इस यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। अब इस यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के पास डीएनए है, ये रहा डीएनए, राइट। अब इस डीएनए से, ये यूकैरियोटिक सेल है, इस डीएनए से आरएनए बनाना है, तो इससे पहले क्या बनेगा, इससे बनेगा पहले एचएनआरएनए। व्हाट इज एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक्सॉन होगा और एक्सॉन के साथ इंट्रॉन होगा। अब यहां पे क्या किया जाएगा, स्प्लाइसिंग की जाएगी, यानी कि इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, और इंट्रॉन को रिमूव करके यहां पे केवल एमआरएनए बनाया जाएगा। अब ये जो एमआरएनए है ये न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आएगा, और ये न्यूक्लियस से निकल के जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये बनाएगा प्रोटीन, यानी कि ये करेगा ट्रांसलेशन। क्या करेगा ये, ट्रांसलेशन। ये किसकी बात है, यूकैरियोट्स की, ये यूकैरियोटिक सेल की बात है। अब किसी यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोट में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मान लीजिए इसको हम बैक्टीरिया या ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये ई कोलाई में हम क्या कराते हैं, इस जीन को या इस डीएनए को हम किस में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इस जीन को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक को हमने करा दिया प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रोड्यूस, क्लियर। अब प्रोकैरियोटिक सेल में हम जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म में सारी प्रोसेसिंग करेगा। यहाँ पे ये जो जीन है या जो डीएनए है ये क्या बनाएगा,
HNRNA। इस HNRNA से क्या बनेगा? mRNA। क्या बनेगा? mRNA। तो क्या इस mRNA से प्रोटीन बनेंगे? क्या इस mRNA से प्रोटीन बनेंगे? इस mRNA से प्रोटीन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? वो बात ध्यान से समझनी है, क्योंकि जब हम यहाँ पे HNRNA की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है इंट्रॉन, एक्सॉन, एक्सॉन होता है। इंट्रॉन को हटाया जाता है, स्प्लाइसिंग की जाती है और फिर mRNA बनाया जाता है। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या नहीं हो रही है? स्प्लाइसिंग नहीं हो रही, क्योंकि कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर आप किसी यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रोड्यूस करोगे तो वहाँ पे स्प्लाइसिंग नहीं होगी, और स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा। अब इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे cDNA को बनाया जाएगा, और cDNA बनाया जाएगा mRNA से। किससे बनाया जाएगा? mRNA से। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन किया जाएगा, यहाँ पे ये DNA का इंट्रोडक्शन किया गया, और इस DNA का कौन से DNA से? cDNA से। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस mRNA से बनाएंगे cDNA। ये यूकैरियोटिक सेल का mRNA है, इससे बना दिया cDNA। तो mRNA से जब cDNA बनाया जाएगा तो mRNA में क्या है? mRNA में केवल एक्सॉन है, इंट्रॉन नहीं है। तो जो mRNA से बनने वाला cDNA है, इसमें भी केवल एक्सॉन ही होंगे, इंट्रॉन नहीं होंगे। अब अगर इस DNA को किसी प्रोकैरियोट में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ये किसी प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रोड्यूस कराया गया, और जब इससे क्या बनाया जाएगा? mRNA बनवाया जाएगा या बनाया जाएगा, तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि cDNA में इंट्रॉन है ही नहीं। इसको इसी तरीके से बनाया गया कि इसमें इंट्रॉन नहीं है, और फिर इससे डायरेक्टली क्या बनाए जाएंगे? प्रोटीन। यानी कि यहाँ पे स्प्लाइसिंग से बचा गया। किससे बचा गया? स्प्लाइसिंग से। तो जब किसी यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोट में डाला जाता है, किसी यूकैरियोटिक सेल को नहीं, किसी यूकैरियोटिक सेल के DNA को या जीन को प्रोकैरियोट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो वहां पे स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। अगर cDNA को यूज किया जा रहा है तो स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर यूकैरियोट से बना हुआ कॉम्प्लीमेंट्री DNA इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो वहां पे स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने क्या पढ़ा? सेंट्रल डॉग्मा, DNA से DNA बनना, रेप्लिकेशन, DNA से RNA बनना, ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन, और RNA से DNA का बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें दो एंजाइम काम में आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड very important enzyme RNA dependent DNA polymerase. So this is all about central dogma.